एमएसटीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी हर्षवर्धन सिंह का सादर नमस्कार। शो चल रहा है रूबरू, मुखातिब हूँ मैं आपसे। आज की जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है तन्हा है। आमतौर पर लोगों का नाम तन्हा नहीं होता, लोग तन्हा होते हैं, मगर उन्होंने अपना नाम तन्हा रखा है। एक तरीके से कहें तो तखल्लुस है उनका तन्हा, पेन नेम जिसको बोलते हैं, और स्टेज नेम भी कई बार लोग इस्तेमाल करते हैं। अब किसी एक अवस्था को, किसी एक परिस्थिति को अपना नाम दे देना, ये एक अलग तरीके की थॉट है, मगर वो किस स्तर तक बढ़ गई होगी कि ये तब्दीली आई कि उसको अपना नाम दे दिया गया। अब खैर आज ये सारा चीज़ जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये करने के पीछे का कारण ये है कि तेरा अक्स है मेरे हाथ में। तेरा अक्स मतलब कि किताब है मेरे हाथ में, और जिसके शायर हैं तन्हा साहब। एक और नाम भी है जिससे वो ज़माने वाले लोग जानते हैं उनको, वो है राहुल राय गुप्ता साहब। पंजाब के छोटे से एक शहर से, फरीदकोट से जन्मे, दिल्ली आ गए। यहाँ आने के बाद अभी ऑफ कैमरा बातें हुई तो बताया कि दिल और दिमाग के बीच में कई बार दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है, कई बार दिल। तो दिमाग से इस्तेमाल करके जितनी भी चीज़ें हुई, बिज़नेस इस्टेब्लिश करना, काफ़ी सारी चीज़ें की, मगर दिल में कहीं शायद वो एक शायर जो हमेशा से शांत बैठा था, कलम हाथ में लिए, एक सफ़े के इंतज़ार में कि कुछ लगे हाथ तो लिख दूँ उस पे, और लिखूँ भी ऐसा कि सामने पढ़ने वाला उस स्याही को मिटाना चाहे, पानी से नहीं आंसुओं से। कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। अब मेरे लिए क्योंकि बहुत अलग सा थॉट है, जहाँ पे शायर, क्योंकि आमतौर पर शायर जो अपना नाम देते हैं तखल्लुस पीछे लगाते हैं, पेन नेम। आप जैसा कि शायद इसके मुख पर देख पा रहे होंगे इसके कवर पर कि केवल तन्हा लिखा हुआ है। तो इसके पीछे की कहानी, किताब के पीछे की कहानी, इसके अंदर जो गज़लें हैं, जो गज़ल-नुमा रचनाएँ हैं, उनकी कहानी, और राही पब्लिकेशंस ने इसको पब्लिश किया है, और इसकी भूमिका लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी ने लिखी है। बड़े ही कद्दावर एक शायर हैं और रेडियो प्रेज़ेंटर भी रहे हैं बहुत लंबे समय। तो काफ़ी एक अच्छी बातचीत होने वाली है। हमारे साथ मौजूद हैं आज तन्हा साहब, तो चलते हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आज आपको एड्रेस किस तरह से करूँ? तन्हा साहब कहूँ या राहुल साहब कहूँ? किस चीज़ में ज़्यादा आपका ज़हन अटका हुआ है? आपको जैसे पसंद हो वैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका और मारवा स्टूडियो का कि मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया जी। और किताब के बारे में बोलने का मौका दिया। तो आपने क्योंकि मेरे तरफ छोड़ा तो मैं तन्हा साहब पे रहते हैं आज। चलेगा। क्योंकि आज किताब की बात कर रहे हैं तो शायद बेहतर है कि उसी तरफ रहा जाए। तन्हा जो शब्द है और जी। जो नाम है ये दिल के ज़्यादा करीब है, जी। क्योंकि अंदर से हम सभी लोग तन्हा हैं और मैं महसूस करता हूँ कि मैं कुछ ज़्यादा तन्हा हूँ। अच्छा। और इसलिए मैं लिख भी पाता हूँ और वहीं से थॉट्स आते हैं और वहीं से लेखन का जो कार्य है वो आगे बढ़ता है। किताब तक आने से पहले आपने कहा लेखन का कार्य, तो इस पे चलते हैं। ना साहब, ये जो लिखाई है पूरी, क्योंकि मेरी समझ और जो मैंने कहीं पढ़ा भी है, शायर, आशिक और पागल, ये इंसान बनता नहीं है, होता है। होता है। क्योंकि लोग कहते हैं कि पागल हो गए, कि शायर हो गए, आशिक हो गए। तो बनता मेरे ख्याल से कोई नहीं है। वो शुरुआत से शायर होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं। वो धीमे धीमे शक्ल सूरत अख्तियार कर लेते हैं और एक लिखाई का अपना तरीका हो जाता है। तो आपके जीवन में लिखाई कहाँ से बनी? तो जैसे आपने कहा कि आशिक होते हैं, पागल होते हैं और शायर होते हैं, तो इसको हम इसी ऑर्डर में ले सकते हैं कि जब कोई लड़का या लड़की जवान होते हैं तो उनको कोई चेहरा पसंद आता है, कोई इंसान पसंद आता है, और वहाँ पे जब सफलता नहीं मिलती और उनका जो इश्क है वो हद पार करने लगता है तो वो आशिक हो जाता है। ओके। अगर वो प्यार मिलता नहीं उसको तो वो पागल हो जाता है। आपने सफलता कहा यहाँ पे तन्हा साहब, जी। सफलता के क्या मानी है कि इश्क में? सफलता के मायने सेटिस्फेक्शन है। अगर वो इंसान मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी मिले
किसी ऐसे मोड़ पे बिछड़ जाएं जहाँ पे दोनों खुश हैं एक दूसरे के को देखते हुए और अपनी अपनी राहें ले लें, तो मुझे लगता है वो भी एक सेटिस्फेक्शन है। लेकिन जब कोई एक इंसान को रास्ता मिल जाता है, दूसरे को नहीं मिलता है, दूसरा भटक जाता है रास्ता या भटकता रहता है जी, तो वो मुझे लगता है पागल हो जाता है फिर। अब उसके बाद पागलपन में दो चीज़ें होती हैं, या तो खुद को बर्बाद कर लो जी, या अगर आपके थॉट्स जो हैं उनको आप कोई शक्ल दे दो जमाने के लिए और लोगों के लिए प्रेरणा बनो। तो मेरी कोशिश यही रही कि मैं समाज के लिए या जो मेरे जैसे भटके हुए लोग थे या आशिक लोग थे उनके लिए मैं कुछ प्रेरणा बनूं, उनके लिए कुछ लिखूं। तो इसलिए मैंने शायरी करना शुरू किया। तो अपने आप को शायर तो नहीं मानता मैं, लेकिन हाँ कुछ लिखता हूँ, उसका थोड़ा बहुता कुछ मतलब होता है और जो लोग पढ़ते हैं तो उससे वो थोड़ा समझ ले सकते हैं, उससे सीख सकते हैं और अपनी लाइफ को एक बेहतर ढंग से जीने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, तो मतलब घाव को ना कुरेदते हुए, मतलब वो चीज़ें जो सफलता की तरफ जब जाने के लिए आप अग्रसर थे और सफलता नहीं मिली, इसका भी आपने परिभाषा बताई, तो उसके बाद फिर लेखनी शुरू हो गई जी, फिर लिखना शुरू कर दिया। बहुत लिखना जो था तन्हा साहब, वो हम जब लिखने बैठते हैं तो एक पन्ने पे कई बार कुछ लिख दिया, किसी डायरी में कहीं कुछ लिख दिया और स्कूल कॉलेजों में तो रजिस्टर के पीछे कुछ लिख दिया। उस लिखने से लेकर और किताब की शक्ल अख्तियार करना, ये प्रोसेस कैसे हुआ? क्योंकि बहुत से लोग लिखते हैं और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जितने लोग हमें देख रहे हैं उसमें शायद 70% लोग जो हैं वो लिखते हैं। सभी लिखते हैं, कुछ ना कुछ लिखते हैं, लेकिन उनको वो मतलब एक अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते हैं। बिल्कुल। कुछ सोचते हैं कि हम लेखक नहीं हैं तो हम क्या लिखेंगे, हम क्या करेंगे। तो लिखते सभी हैं, कोई पोएम लिखता है, कोई गज़ल लिखता है, कोई आर्टिकल्स लिखता है, कोई करंट सब्जेक्ट्स के ऊपर कुछ लिखता है, तो कुछ ना कुछ लिखते हैं। कोई नज़्म, तो कोई रुबाई। जी जी बिल्कुल, जी जी। बिल्कुल। तो मेरी यहाँ तक बात है, मैं कमर्शियल लेखक तो नहीं हूँ, इवन लेखक भी नहीं हूँ। अच्छा। तो बस लिख लेता हूँ थोड़ा बहुता और वो लोगों को पसंद आता है, अच्छी बात है। तो क्योंकि मैं कमर्शियल नहीं हूँ तो इसलिए मैं जब भी लिखता हूँ तो सोच समझ के नहीं लिखता। अच्छा। जब भी कोई थॉट आता है तो मैं लिख लेता हूँ और अगर थॉट नहीं आता तो नहीं लिखता। ओके। तो जो भी मेरे अभी तक जितनी भी मैंने गज़ल या गज़लनुमा या पोएम लिखी हैं अभी तक, तो वो सब मैंने बिना सोचे समझे लिखी। अच्छा। जब भी थॉट आया बैठा और उसको पूरा कर लिया, बिना सोचे समझे से मतलब कि दिमाग नहीं लगाया। हाँ, दिल लगाया, मतलब जो थॉट आ गया उससे जो थॉट आ गया उस समय मैं परेशान हूँ या मेरे दिमाग में कुछ थॉट चल रहे हैं, कुछ परेशानियाँ हैं, तो उन्होंने शब्दों का चयन किया, शब्दों का उन्होंने रूप लिया और वो गज़ल बन गई। ओके। तो हमेशा ऐसा ही हुआ है। मैंने कभी सोच समझ के कि आज मैं गज़ल लिखूंगा या मैं कल गज़ल लिखूंगा, कल संडे है तो चलो कल 4 गज़ल लिखते हैं जी। या 2 गज़ल लिखते हैं या 1 गज़ल, या किसी ने बोला कि अच्छा मेरे को गज़ल लिख के दो, तो ऐसा कभी हुआ नहीं। तो कभी तो मैं दिन में 2-3 गज़ल भी लिख लेता हूँ, कभी कभी 1 महीना भी फुर्सत नहीं मिलती या मैं ऐसा दिमाग नहीं चलता, कहीं पे दिमाग बिजी होता है तो ऐसा थॉट नहीं आता जी। तो ये थॉट जब हम अकेले बैठे होते हैं, तन्हा बैठे होते हैं, तो तब ये थॉट्स आते हैं और तब ये लिखा जाता है। तो मतलब ये कि लिखाई आपके लिए आशिकी है, काम नहीं है। यस। इस किताब के पीछे की कहानी मैं तन्हा साहब आपसे जानना चाहूँगा। अब चलेंगे हम तेरे अक्स की तरफ। जी। तो तेरा अक्स जो है, मैं अगर अपने लिहाज से समझ रहा हूँ तो वो ये है कि किसी के जाने के बाद उसका केवल और केवल एक अक्स बचा है, उसका एक छाया बची है और या तो हम उस छाया के साथ जी रहे हैं इसलिए तेरा अक्स, या फिर अब हम केवल उस अक्स के साथ ही जी रहे हैं, वो छाया में हमने कुछ क्रिएट नहीं किया है, जो बचा कुचा है हम उसके साथ जी रहे हैं। ये मेरी समझ कहती है। आपका इसके पीछे का पूरा थॉट, क्योंकि मेरा मानना है जब शायरी कोई लिख देता है तो आपने लिखकर तो ये फूलों की तरह सिरा दिया इनको, अब जिसके हाथ लगे उसके हो गए। तो मैंने तो अपनी तरह से परसीव किया, आपका क्या थॉट था? जब कोई इंसान दूसरे इंसान से मिलता है पहली बार, 2 इंसान पहली बार मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ख़ास पल होते हैं और जब वो बिछड़ जाते हैं
तो उन पलों को वो याद करते हैं। ओके। कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ लोग याद रखते हैं, कुछ लोग याद रखते हुए उनको अपनी ऐसी अनमोल यादें बना लेते हैं कि वो कभी बोलना नहीं चाहते उन पलों को। और जैसे कि हमने इसमें जो गज़लें मैंने लिखी हैं जी। तो वो उन यादों के बेस पे ही है कि मैं क्या चाहता था, क्या हो गया मैं, और क्या मैं आने वाले समय में होऊंगा आगे। तो वही सारे थॉट्स हैं, और जब जब वो थॉट्स आते हैं तो कुछ ना कुछ दिल से निकलता है और वो शब्दों का रूप लेके गज़ल बन जाता है। ओके। और ये किस दिन लगा आपको कि ये किताब इसकी मुझे बना देनी चाहिए? क्योंकि वो जैसा आपने कहा कि यू नॉट अ कमर्शियल राइटर, कमर्शियली नहीं लिखते हैं आप, और साथ ही साथ ये बहुत ही उन्मुक्त एकदम थॉट्स थे कि वो आए और आपने सफ़े पे उतार दिए, पन्नों पे उतार दिए। किताब की शक्ल देने का किस दिन इसको आपको लगा कि देना चाहिए? मैं 95 में मैंने अपना घर छोड़ दिया था, जब मैं करीब 17 साल का था। तो उस समय भी मैं लिखता था। और घर छोड़ने के मानी तनहा साहब? पंजाब से दिल्ली आ गया। अच्छा, जी, शिफ्टेड टू दिल्ली। शिफ्टेड टू दिल्ली। हाँ, क्योंकि छोड़ने से काफ़ी एक अलग छोड़ना ही, आप जब शिफ्ट हो जाते हो, अकेले शिफ्ट हो जाते अच्छा, हो, तो अकेले आप वो मुझे लगता है छोड़ना ही हो तो जाता है। पढ़ाई के सिलसिले में आए थे? नहीं, पढ़ाई के, अपने कैरियर के सिलसिले में कैसे के आया था सिलसिले में? और गज़ल्स के सिलसिले में ही आया था। अच्छा। जी, मैं इन गज़ल्स को गाना चाहता था, हुँ, और लेकिन मेरी बाद में मुझे पता चला कि हुँ। मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है नहीं है, गाने अच्छा। लायक नहीं है। ओके। तो इसलिए फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं अब कोई और प्रोफ़ेशन चुनूँगा, जी। और जो गज़ल राइटिंग का जो मेरा शौक़ है, इसको मैं शौक़ तक सीमित रखूँगा। ओके। जी, क्योंकि लाइफ़ के अंदर प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आप चाहते क्या हो और आप डिज़र्व क्या करते हो। व्हाट डू यू वांट एंड व्हाट डू यू नीड? यस, द डिफरेंस नीड, बिटवीन दैट। और आप क्या कर सकते हो, आपकी कैपेसिटी क्या है, ये भी समझने की ज़रूरत है। वो तो ख़ैर एक सब बहुत हर ही एवर हर चेंजिंग बंदा, प्रोसेस है, बिल्कुल। जी, हर बंदा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बंदा इंजीनियर नहीं बन सकता, हुँ। हर बंदा पायलट नहीं बन सकता, हर बंदा आर्टिस्ट नहीं बन सकता। उसके अंदर से कुछ चीज़ें आती हैं। हर बंदा तन्हा भी नहीं बन सकता। जी, तो मैं गांधरव महाविद्यालय में 2 महीने मैंने प्रैक्टिस की म्यूजिक की, और ये मैं आपको 95 की बात बता रहा हूँ। ओके। तो मेरे को एडमिशन नहीं मिला वहाँ पे, क्योंकि मुझे बताया गया कि मैं सरगम नहीं जानता, मैं नहीं जानता था, मैं एबीसी भी नहीं जानता था म्यूजिक के बारे में, बस थोड़ा बहुत ये लिखता था। तो मुझे ये गुमान हो गया कि मैं गा सकता हूँ इनको, मैं एक गज़ल गायक बन सकता हूँ। तो वो भ्रम जो है मेरा बहुत जल्दी टूट गया। लेकिन मुझे गांधरव महाविद्यालय में एडमिशन तो नहीं मिला, लेकिन वहाँ पे जो एक गुरुजी थे, तो उन्होंने मुझे रोते हुए देखा। तो उन्होंने बोला कि आप क्या चाहते हो? तो मैंने कहा मैं ऐसे से आया हूँ घर छोड़ के अपना, और मैं तो गज़ल गाने के लिए आया हूँ, गज़ल गायक बनने के लिए आया हूँ, म्यूजिक सीखने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको एडमिशन तो नहीं मिला, क्योंकि साल में एक बार एडमिशन होते हैं, जी। और ये सरकारी भी है, तो यहाँ पे ऐसे एडमिशन नहीं मिलता है। तो प्रॉपर प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करना होता है, और आप उसमें फेल हो गए हो। ओके। तो लेकिन आप मेरी क्लास में बैठ सकते हो, अच्छा। आपको फीस भी नहीं देनी है कोई, आप पूरा साल क्लास में बैठो। उन गुरुजी का नाम लेना चाहेंगे आप? मेरे को नाम उनका याद नहीं अच्छा। है। तो उन्होंने मुझे 2 महीने सिखाया और बताया, और बहुत प्रेम से मुझे, मेरे अंदर एक जो जज़्बा था गज़ल गाने का, तो उसको समझा उन्होंने। उनको समझ के उन्होंने बोला कि आपका जो गला है वो इस लायक नहीं है कि आप गज़ल गा सको। ओके। तो आप कोई इंस्ट्रूमेंट सीख लो, अगर आपको सफल होना है तो आप 5-7 साल के अंदर इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो तबला हो, चाहे हारमोनियम हो, चाहे और कोई इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, तो उसमें आप सफलता पारंगत हो जाएँगे आप उसमें। हाँ, जी। मिल सकती है। तो क्योंकि मुझे इंस्ट्रूमेंट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं, मुझे तो गाने में इंटरेस्ट था, तो मैंने उनसे इजाज़त ली, उनको शुक्रिया बोला, और मैं वहाँ से निकल गया। तो अब मेरे पास खुला आसमान था कुछ और करने का, तो फिर मैंने एक रास्ता और चुना, जिसमें आज मैं थोड़ा बहुत सफल भी हूँ। उस रास्ते के बारे में बात करना चाहेंगे आज, या फिर किताब के संदर्भ में ही रखते हैं बातों को? नहीं, रास्ते के बारे में बात कर सकते हैं, कोई जी। दिक्कत नहीं। मेरा दूसरा ये था कि मैं जब गज़ल वगैरह लिखता था अपना छोटी उम्र में, तो मैं नॉवेल्स बहुत पढ़ता था। जी।
तो मेरे को जासूसी कहानियाँ, जासूसी उपन्यास पढ़ने का बहुत शौक़ था। तो मेरे को ऐसा लगता था कि क्या मैं जासूस बन सकता हूँ। तो जब ये गज़ल वाला मामला फिट नहीं हुआ, तो उस समय मैंने बहुत सोचा और एक चाय की दुकान पे बैठा था, चाय पी रहा था। वहाँ से कॉलेज से निकल के गांधीराम महाविद्यालय के पास ही, तो वहाँ पे मुझे एक न्यूज़पेपर में कटिंग दिखाई दी, यहाँ पे डिटेक्टिव्स के बारे में लिखा हुआ था। हालांकि मेरे को ये पता नहीं था कि डिटेक्टिव्स होते भी हैं इंडिया में या नहीं होते हैं, तो सिर्फ नॉवेल्स में पता था मुझे। तो लेकिन जब मैंने वो पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि डिटेक्टिव होते हैं तो एक रोशनी, कहते हैं ना, वो सारे दरवाजे जब बंद हो जाते हैं तो एक विंडो खुलती है, तो वो विंडो खुल गई वहाँ पे। तो बस मैंने कहा कि बस अब यही करना है। तो उसके बाद मैंने उस पर कॉल किया और कॉल करके उनसे अपॉइंटमेंट ली और उनसे जाके मिला और उन्होंने मेरी बातचीत सुन के मुझे सिलेक्ट कर लिया पहली बार। ओके। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो मैंने करीब 5 साल अलग अलग कंपनीज़ के अंदर डिटेक्टिव का काम किया, फील्ड एजेंट का काम किया और आज मैं एक कंपनी चलाता हूँ, सीक्रेट वॉच डिटेक्टिव्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। डिटेक्टिव गुरु ब्रांड नेम है हमारा। तो वो सक्सेसफुली इंडिया और इंडिया के बाहर हम 165 कंट्री में काम करते हैं। तो बड़ा अच्छा काम चल रहा है और काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करीब पूरे इंडिया में 100 से ज़्यादा जो फील्ड एजेंट है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ काम करते हैं और अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा। चलिए, ये एक पहली चीज़ ऐसी थी जिसके बारे में आपने पूरे मन से कहा कि अच्छा चल रहा है, वरना हर चीज़ के लिए आपने यही कहा कि लिख लेता था। मॉडेस्टी बाकी सारी चीज़ों में बहुत थी। ये बहुत अच्छा था कि इस चीज़ को आपने साफ गोई से कहा। तरह से वापस आते हैं लौट के किताब की तरफ। जी। इस किताब की भूमिका लिखी है लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी ने। उन्होंने काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं उनको रेखांकित भी किया है और काफ़ी एक अलग तरीके से उनको दिखाया है यहाँ पे कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है, अहम है। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी कहते हैं शुरुआत में ही, जब उन्होंने कहा है कि गज़लनुमा रचनाएं और अथवा गज़लों का संग्रह है ये वाला, और उसमें साथ ही साथ वो जिक्र करते हैं आपकी लिखी हुई चीज़ का, जहाँ आप कहते हैं कि ए खुदा जहाँ भी जाता हूँ लोग पुकारते हैं तन्हा, जिससे भी मिलता हूँ वो कहता है तन्हा, तन्हा मेरे पीछे, मेरे नाम के पीछे इस कदर जुड़ गया है कि मेरी पहचान ही 2.5 लफ्ज़ों का ये तन्हा बनकर रह गया है। तो ये पूरा प्रोसेस जो था, एक तो ज़िंदगी आपने उस तरह से जी। खैर फिर आप इसमें डिटेक्टिव पूरा फील्ड में चले गए। उसके पहले की जितनी भी सारी चीज़ें थी, ये जो आपके अंदर का थॉट था ऑफ एक्चुअली बीइंग अ गज़ल सिंगर, उसके अलावा क्योंकि लिखते भी थे, ये थॉट अंदर कहाँ पनपता रहा, कहाँ कैसे बरकरार रहा, मैं इसके बारे में थोड़ा सा और जानना चाहूँगा। जब मैंने डिटेक्टिव फील्ड ज्वाइन किया तो लिखने का शौक़ तो शुरू से था और जब थॉट आता था, जब टाइम मिलता था तो मैं लिखता था, लिख के उसको साइड में रख लेता था। 99 में मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की। 5 साल काम करने के बाद जब मुझे लगा कि अब मैं मतलब अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकता हूँ, और जो मेरे सीनियर लोग थे जिनके साथ मैं काम करता था, जिनके यहाँ पे मैं काम करता था, जो मेरे बॉसेस थे, उनसे मैंने पूरा बहुत अच्छे से इस बारे में चर्चा की कि मुझे अपना काम शुरू करना चाहिए या नहीं। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, उन्होंने साथ दिया मेरा, और उनमें से मैं नाम लेना चाहूँगा, मेजर केसी कपूर साहब थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। मिस्टर आर जगदेव हैं, उन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया। मिस्टर बलदेव कुमार पुरी हैं, उन्होंने बहुत साथ दिया। कुंवर विक्रम सिंह हैं, उन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया मेरा। सुभाष वदावन साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया। तो इन सब लोगों ने मेरा अच्छा साथ दिया और मैंने कंपनी स्टार्ट की अपनी, और उन्होंने मुझे फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स भी दिए सभी ने। और आज अगर मैं इस पोजीशन पे हूँ, एक अच्छी कंपनी चला रहा हूँ, तो उनका सहयोग, उनका आशीर्वाद और उनका साथ बना रहा, और आज भी है उनका साथ। ओके जी। तो जो गज़ल वाला है, तो वो जब मेरा
होता था कि मैं अकेला होता था और तन्हा बैठा होता था, कुछ थॉट दिमाग में आता तो मैं लिख लेता था। तो करीब करीब 15 साल अपनी एजेंसी चलाने के बाद 2014-15 में मुझे ये लगा कि इतनी सारी मैंने गज़ल लिखी हैं, तो क्यों ना इनकी एक बुक पब्लिश की जाए। जी। तो मैं बिज़नेस में थोड़ा फ्री भी हो गया था उस समय, क्योंकि जो मेरे साथ में काम करने वाले लोग हैं वो सारा संभालते हैं काम, सभी डिपार्टमेंट वो संभालते हैं, मैं हेड करता हूँ उनको। तो फिर उस समय मुझे लगा कि एक बुक की शक्ल इसको देनी जी। चाहिए। तो 2016 में मेरा पहला जो इसका संस्करण था तेराक्स का, वो आया था। जी। और जितनी भी उसकी कॉपी करीब आई थिंक 2-3 हज़ार कॉपी होंगी, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। तो वो सारी बिक गई थी, तो हमारे पास अभी कोई कॉपी नहीं थी उसकी। तो फिर हमने सोचा कि इसका दूसरा संस्करण निकालना चाहिए। जी। अभी दूसरी बुक भी मेरी रेडी है, तो उसका भी नाम नहीं रखा हमने, अच्छा। तो वो भी पब्लिकेशन में देनी है अभी। तो हम्म। इसका ये था कि अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आ जाए, लोग पढ़ें इसको, और लोगों को थोड़ी गाइडेंस अगर मिल सकती है बुक से जी। तो अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया। जी। तन्हा साहब, इसके अंदर जो सारी गज़लें हैं और आपने बोला कि इतने लंबे वक्त से आपने सारी गज़लें लिखी, तो क्या इसका जो ऑर्डर है जिसमें आपने सारी गज़लों को इसमें लिखा है और पंक्तिबद्ध जिस फ़हरिस्त में आपने पेश किया है, उसके पीछे भी कोई कहानी है, कोई चीज़ है ऐसी जो आप साझा करना चाहेंगे? क्योंकि तकरीबन 85 के आसपास इसमें 80 गज़ल्स हैं, 80 80 गज़ल, 80 इसमें गज़लें हैं। तो उनका जैसे शुरुआत इसलिए होती है हमारी इसमें, तेरा हर गम मेरा, यहाँ से, और उसके बाद ये जाके ख़त्म होती है आपकी आखिरी जो इसकी गज़ल है वो है मुख्तसर सा सफ़र। जी, जी। तो ये सिस्टमैटिक ऑर्डर में हमने प्लेस किया या फिर कैसे ये हमने सब चीज़ें डिसाइड की कि ये गज़लें जानी चाहिए इस तरह से? जो मेरी शुरुआती ज़िंदगी रही और जो मैंने जो अपने घर पे समय बिताया और यहाँ पे आके समय बिताया, तो ये बेसिकली उस दौर की गज़लें हैं। ओके। उस समय जो मैं महसूस करता था। तो जब मैं दिल्ली आया था, तो ये लास्ट जो गज़ल है मुख्तसर सा सफ़र, तो ये जब मैं वहाँ से ट्रेन से दिल्ली आ रहा था, तो उस समय मैंने ट्रेन में लिखी थी ये गज़ल। तो ये मैंने अपनी मतलब ये सभी गज़लें मेरी लाइफ से रिलेट करती हैं, मेरी लाइफ है ये। और जो लास्ट वाली गज़ल है उसका उद्देश्य कोई लव एंगल नहीं था। उसका हम जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं, जो फ़ील करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ, तो ये उसके ऊपर थी। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो उसमें आपको मैं समझ उसी पे आ आना चाह जाएगा। रहा था। अब मैं तो खैर आपके सामने पढ़ता हुआ नहीं अच्छा लगूंगा क्योंकि आप ने लिखी थी। मैं चाहूँगा कि ये गज़ल आप हमारे दर्शकों के लिए आज यहाँ पढ़ें क्योंकि इसके बारे में बात हुई है। तो इसका नाम मुख्तसर सा सफ़र नाम से जैसे समझ में आता है जी बिल्कुल, कि सफ़र तो हमारा बहुत छोटा होता है, लेकिन कई बार वो जल्दी बीत जाता है, कभी कभी बहुत टाइम लगता है। जी। तो वो हमारे मन पे डिपेंड करता है, हमारे सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है कि हमारा समय कैसे गुजर रहा है। अच्छा गुजर रहा है तो वो छोटा लगता है, और अगर अच्छा नहीं गुजर रहा तो वो लंबा लगता है, भारी हो जाता तो है। जी। मुख्तसर सा सफ़र मुश्किलें बड़ी हैं, मुख्तसर सा सफ़र मुश्किलें बड़ी हैं, ज़िंदगी की हर डगर कांटों भरी है। ये देखा जाए तो सब सारे जो लोग हैं सभी पे लागू होता है, सबकी एक ही कहानी है। बिल्कुल। लाख संभल कर चलता है इंसान, लाख संभल कर चलता है इंसान, बदनामियों की गंदगी दामन पड़ी है, जिंदगी की हर डगर कांटों भरी है। न भूला हूँ सिसकता बचपन न प्यासी जवानी, न भूला हूँ सिसकता बचपन न प्यासी जवानी, जख्मों की ज़मीं अब तलक हरी है, जिंदगी की हर डगर कांटों भरी है। एक एक इंसान को लेकर बनती है दुनिया, एक एक इंसान को, ये बहुत बड़ी बात है जी। एक एक इंसान को लेकर बनती है दुनिया, यही दुनिया रास्ते की दीवार बनी है। मुख्तसर सा सफ़र
मुश्किलें बड़ी हैं, और एक अंतिम है, उफ न कर जो मिले मुकद्दर समझ ले ले। उफ न कर जो मिले मुकद्दर समझ ले ले, जीने की शर्तें तन्हा बहुत कड़ी हैं। जीने की शर्तें तन्हा बहुत कड़ी कड़ी हैं। जिंदगी की हर डगर कांटों भरी है, मुख्तसर सा सफ़र मुश्किलें बड़ी हैं। बहुत अच्छा। और ये आप जब लिखी थी उस समय उम्र कितनी रही होगी ज़रा साहब? 17 साल। ये तो 17 साल का एक बच्चा लिख रहा है जो कि अपने घर से दूसरे एक शहर आके ये गज़ल मैंने 4 सितंबर 1995 को लिखी थी। 4 सितंबर 1995 जी। तब की ये गज़ल है आज और हमारे। रात के 12 बजे का टाइम था, करीब 11 से 12 बजे का टाइम था। बहुत 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 अच्छा। तना साहब, एक और चीज़ की मैं दरख्वास्त आपसे करना चाहूँगा, वो ये, क्योंकि वो अलग बात है कि प्रोफेशनली आप शायद सिंगर नहीं हो पाए हो, अलग बात है, मगर अपने मन में जो चीज़ें हैं वो करने से कभी इंसान को बाज नहीं आना चाहिए। जी जी जी। तो कोई गज़ल अगर आप तरन्नुम में सुना दें हमें तो। ये पहली जो बुक की गज़ल है, तेरा हर गम मेरा। जी। दिल को अनजान गमों ने घेरा है, दिल को अनजान गमों ने घेरा है, धुंधला धुंधला शायद नाम तो तेरा है, दिल को अनजान गमों ने घेरा है, धुंधला धुंधला शायद नाम तो तेरा है, जाने किस मंजिल का राही हूँ, जाने किस मंजिल का राही हूँ, हर रात तन्हा हर तरफ अंधेरा है, हर रात तन्हा हर तरफ अंधेरा है, दिल को अनजान गमों ने घेरा है। बहुत खूबसूरत। गज़ल सिंगर ना हो पाना मेरे ख़्याल से एक अलग चीज़ है, मगर जब हम किसी चीज़ को पेश करते हैं तो वो जिस गम में हमने लिखी होती है वो गम दूसरों तक ट्रैवल करता है जी। और मेरे ख़्याल से यही उसकी अहमियत को बढ़ाता है। तन्हा साहब, इसमें एक ख़ासी चीज़ जो मुझे लगी, क्योंकि मैंने जितना इसको पढ़ा, शुरुआत की भूमिका में एक जगह आती है जहाँ लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी लिखते हैं कि वियोग में कुछ शायरों ने ज़िंदगी को कोसा है या खुदकुशी तक की बातें कह डाली हैं, लेकिन तन्हा का अंदाज कुछ अलग है। उसके बाद वो आपको कोट करते हैं और लिखते हैं कि नासूर बन जाएंगे जब उनके दिए ज़ख्म रफ्ता रफ्ता, नासूर बन जाएंगे जब उनके दिए ज़ख्म रफ्ता रफ्ता, तो मैं जीने की कोशिश फिर एक बार करूँगा। ये जो ऑप्टिमिज्म है, ये जो सकारात्मकता है, ये जो जिजीविशा है, जीवन जीने की ललक है, ख़राब समय में, जैसे आपने शुरुआत में बोला कि कुछ लोग पतन की तरफ चले जाते हैं और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव शायद हो जाते हैं और कुछ लोग सकारात्मक हो जाते हैं। मैं इस चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि दुख के साथ रिलेट करना बहुत अच्छी चीज़ है, मगर कहाँ रुक जाना है। वो एक शेर है बड़ा अच्छा कि नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को अब ये कौन समझाए कि कहाँ से बच के निकल जाना ज़रूरी है। बिल्कुल। ये गज़ल का शेर है, गज़ल का मतलब भी पढ़ देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि अगर आँच उसूलों पर आए तो टकराना ज़रूरी है और ज़िंदा हो तो नज़र आना ज़रूरी है। इसी का ही दूसरा शेर था। तो वो बाउंड्री हम कहाँ सेट कर रहे हैं? वी आर रिलेटिंग टू योर पेन, वी आर रिलेटिंग विद ईच एंड एवरीथिंग, बट अप टू व्हाट एक्सटेंट कि वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव ना हो, वो नकारात्मकता की तरफ ना लेके जाए। मैं ये आपसे थोड़ा-सा समझना चाहूँगा। देखिए, जब भी हमारी लाइफ में बहुत परेशानियाँ आती हैं, चाहे वो कुछ पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो, तो हमें, अगर हम थोड़ा सा भी दिमाग इस्तेमाल करते हैं उस समय, तो हमें समझ में आ जाता है कि अब हमें रुकना है, यहाँ पे दिमाग इस्तेमाल करना है, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। और इस मामले में हमारे जो कुछ रिश्ते हैं, चाहे वो परिवार में हो चाहे हमारे दोस्त हों, तो उनसे बातचीत करके वो आपको इशारा देते हैं, वो आपको समझाते हैं। तना साहब, माफ़ी चाहूँगा बीच में रोक रहा हूँ, मगर आपने प्रैक्टिकल लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। मैं चाहता हूँ थोड़ा-सा प्रैक्टिकल को पहले परिभाषित कर दें कि जब आप प्रैक्टिकल कहते हैं उसके मानी क्या है? प्रैक्टिकल कि आप आसपास देखिए कि जो गुजर गया वो तो गुजर गया, वो वापस नहीं आएगा। जो ट्रेन निकल गई
वो तो छूट गई अब। जी। तो अब आपको दूसरी ट्रेन का मतलब वेट करना है। जो चला गया उसे भूल तो जाओ, ना अब सुन दूसरी सकेगा तेरी ट्रेन में सदा। मान लो थोड़ा जी। वक्त है, बिल्कुल। तो उस वक्त को आप कैसे यूटिलाइज करते हो, ओके। तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। या आप उस वक्त को, जो आपके आसपास लोग बैठे हैं, तो जो पहली ट्रेन आपकी निकल गई है उसके बारे में बात करते हो। ओके, अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ तो वो स्वप्न लोग जो आपने गढ़ा था किसी एक इंसान के Yes. साथ, अब क्योंकि वो साकार नहीं हो पा रहा है वो और टूट जो गया। वास्तविकता, हाँ बिल्कुल, जो वास्तविकता है वो ये है कि आपको आगे बढ़ना है, तो प्रैक्टिकली हमें आगे बढ़ना होगा ये समझते हुए कि वो पॉसिबल नहीं है। जी जी। ओके जी। तो आपको उन यादों से, उन ख्यालों से, उन सपनों से बाहर आना पड़ेगा। बिल्कुल। बस यही प्रैक्टिकल लाइफ है। जी, प्रैक्टिकलिटी हो गई। तो आपके सामने जो है उसको हम्म। उसको वेलकम करना है और उसको जीने की कोशिश करनी है और अपने लिए रास्ता बनाना है, नया रास्ता बनाना है। ओके। तो जब आप नया रास्ता बना लेते हो, नए रास्ते पे चलते हो, उसको एक्सपीरियंस करते हो, जी। उसको एंजॉय करते हो, तो यही प्रैक्टिकल लाइफ है। तन्हा साहब, आखिरी सवाल नहीं, दरख्वास्त के तौर पे मैं बस एक छोटी सी चीज़ ये पूछ कर आगे बढ़ाना चाहूँगा ऐसे, वो ये कि जैसा आपने कहा कि एक गाड़ी निकल गई और दूसरी गाड़ी आने में अभी वक्त है, तो क्या आपके जिस प्लेटफॉर्म पे थे उस पे दूसरी गाड़ी आई? कई गाड़ियाँ आई, कई गाड़ियाँ आई। हमें मैं छोड़ समझना दी। इस लिहाज से चाहता हूँ कि क्या वो गंतव्य जहाँ तक जाना चाहते थे, उस मंजिल तक आपको उसमें से किसी एक गाड़ी ने पहुँचाया? नहीं, अभी नहीं पहुँचाया। अभी नहीं पहुँचाया, अभी सफ़र में है। अभी सफ़र में है। बहुत और अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान कभी मंजिल पे पहुँचता ही नहीं है। हुँ, मंजिल है नहीं है एक्चुअली कोई। हुँ। मंजिल हमारा भ्रम है। बिल्कुल। मंजिल वो हमारा ख्वाब है जो कभी हमारा पूरा नहीं होता। हम एक रास्ता तय करते हैं, आज मैं इस स्टूडियो में बैठा हूँ, तो इसके बाद मैं कहीं और जाऊँगा। बिल्कुल। तो वो आज मेरी ये मंजिल थी और थोड़ी देर बाद कोई और मंजिल होगी। तो बिल्कुल। मंजिलें हमारी बदलती रहती हैं, हमें मिलती रहती हैं और नई मंजिलें बनती रहती हैं। बहुत तो खूबसूरत। ये मुझे लगता है कि मंजिल से ज़्यादा सफ़र की अहमियत को पहचानना और उसका आनंद लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। ज़हन में बहुत सारे शेर आ रहे हैं, मगर एक भी ना सुनाते हुए मैं बस आपसे सिंगल लाइनर, अगर आप इसका जवाब देना चाहें, मतलब मुख्तसर से मुख्तसर, क्योंकि अभी आई जो जवाब इसका पॉसिबल हो सकता है वो मैं आपसे चाहूँगा इसका, ये कोई भी व्यक्ति ये किताब तेरा अक्स क्यों पढ़े? मैं एक शेर सुनाता हूँ। अदा कीजिए। अगर कोई भी ये समझता है कि वो शेर उससे रिलेट करता है, तो उनको ये किताब पढ़नी चाहिए। काश मेरा ये ख्वाब अमर हो, काश मेरा ये ख्वाब अमर हो, जिस मकाम में हूँ वो कभी घर हो। आँख खुलते ही देखूँ एक परी सा चेहरा, उसे देखते देखते ये ज़िंदगी बसर हो। जब मैं आऊँ काम पर से लौट कर, उस हुस्न जमाल से सजा मेरा दर हो। मैं हूँ वो हो और अरमा हूँ ढेर, तन्हा बैठे हों मोहब्बतों का शजर हो। काश मेरा ये ख्वाब अमर हो, जिस मकाम में हूँ वो कभी घर हो। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर कोई इससे रिलेट कर पा रहा है तो किताब को ये पढ़े। जी। तो ये किताब तेरा अक्स, तन्हा साहब, नाम राहुल राय गुप्ता, और जो कि बीच में थोड़ा सा बताया भी डिटेक्टिव गुरु के नाम से जाने जाते हैं। बहुत विस्तृत एक बिज़नेस है आपका, आप करते हैं। उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गोल्डन गेट प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के। शुरुआत में बताना था, मगर क्योंकि किताब के बारे में बात थी तो सोचा कि आज केवल एक शायर के तौर पे उनका तारुफ आपसे कराऊं। काफ़ी सारी बातें उन्होंने की और मेरे ख्याल से ये जो बहुत ही एक महीन रिश्ता होता है किसी दो व्यक्तियों, किसी भी दो इंसानों के बीच में, उसके बारे में ये पूरी किताब है जो कि उन्होंने पूरा आपको बताया। तन्हा साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपकी किताब के लिए, और धन्यवाद आपका कि आप आए, आपने आके बात करी। और साथ ही साथ मैं आपको यही तसल्ली, अब मैं लफ्ज़ सोच रहा हूँ कि दूँ, मगर तसल्ली भी नहीं, मैं तो शुभकामनाएं ही दोबारा दूंगा उस एक गाड़ी के लिए कि जिस प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हैं उस पे वो एक ऐसी गाड़ी आके रुके जो शायद आपको वो एक मंजिल या फिर वो एक सफ़र जो आपको मंजिल का भाव दे कि हाँ यहीं तो मुझे आना था, और जो आपने अभी ये गज़ल पढ़ी अंत में जो शायद आपको यहाँ तक लेकर जाए, ताकि किसी दिन हम यहाँ दोबारा बैठे हों
फिर आपके हाथ में कोई किताब हो, फिर मेरे पास कुछ सवाल हों और उस दिन आप कहें कि हाँ हर्षी, आज मैं उस मंजिल से खड़ा होकर आपके इन सवालों का जवाब दे रहा हूँ। बस बिल्कुल। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। धन्यवाद जी। तेरा अक्स, शायर तन्हा, नाम राहुल राय गुप्ता। ये इस किताब के ऊपर कवर पे लिखी हुई कुछ चीज़ें हैं। राही पब्लिकेशंस ने इसको पब्लिश किया है, भूमिका लिखी है लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी ने। ये कुछ वो चीज़ें हैं जो मैंने शुरुआत में भी बताई, दोबारा दोहरा रहा हूँ। मगर उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, और वो हैं इसके अंदर मौजूद वो बारीक, महीन, ज़हीन और नफीस वो कुछ एहसासात जो एक शायर अपने दिल के सारे सारे खून को निचोड़ कर लिखता है। अब क्योंकि शायरी की बात है तो थोड़ी फ़लसफ़ी तो हो ही सकती है। वो एक शेर है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कि हमने एक शेर में गलाई ज़िंदगी और तुम कहते हो कि गज़ल लिखना आसान है। तो ऐसे ही बहुत सारे शेरों से मिलकर ये किताब बनी है। और जैसा कि राहुल साहब ने या तन्हा साहब ने आपको बताया कि अगर उस एक गज़ल से आप रिलेट कर पा रहे हैं तो पढ़िए इस किताब को, और पढ़ने के बाद अपने दुखों को जीने की कला सीखिए, ताकि आपके दुख आपको और हसीन बनाएं, आपके दुख आपको जीवन में और कामयाब बनाएं और गर्द की तरफ न लेकर जाएं। बाकी प्लेटफॉर्म पे खड़े रहिए, गाड़ियाँ तो आती रहती हैं, ये नहीं तो दूसरी नहीं तो कोई और। इसी के साथ आज का इंटरव्यू यहाँ समाप्त करते हैं। दोबारा फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुद से और अपने आसपास जो लोग हैं उनसे मोहब्बत करते रहिए, और अपने आसपास सफाई रखिए। और हाँ, अपनी ब्रांडिंग भी बहुत ज़रूरी है, तो देखते रहिए MS टीवी, हर पल आपके साथ।